ठीक है, तो बी ऑप्शन में हम मैम जी डैश सी से पी सी कैसे हुए? क्लोज थ्योरम क्या कहती है, जैसे सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा था ए नॉट प्लस ए वन बाई टू प्लस ए एन बाई एन प्लस वन, ये हमें लग रहा था किसी चीज़ के इंटीग्रेशन में वन पुट किया हुआ है, मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है पी उसके इंटीग्रेशन में शायद वन पुट किया हुआ है। तो हमने इंटीग्रेशन लेके देखा, उस इंटीग्रेशन को जी नाम दे दिया। इंटीग्रेशन आएगा क्या, ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा। इसमें जब आप वन पुट करोगे तो क्या बनेगा, ए नॉट प्लस ए वन बाई टू प्लस ए एन बाई एन प्लस वन, ये सारी टर्म्स बनेंगी और वो ज़ीरो के बराबर दे रखा है, तो जी वन ज़ीरो है। जहाँ तक बात आती है ज़ीरो की, वन पे फंक्शन ज़ीरो दे रहा है, जहाँ तक बात आती है ज़ीरो की, ज़ीरो पे भी ये ज़ीरो ही देगा क्योंकि हर एक टर्म में एक्स मल्टीप्लाइड है। तो वन जी वन भी ज़ीरो है, जी ज़ीरो भी ज़ीरो है, तो क्या होगा, वन और ज़ीरो के बीच में क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, जी ज़ीरो इज इक्वल टू जी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब वन और ज़ीरो के बीच में क्या मिलेगा, कोई ना कोई सी मिलेगा। तो इज दैट यस मैम। इक्वल टू ज़ीरो, हाँ, तो जी सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। मैम इसका जी सी तो नहीं, जी डैश सी होगा ना? हाँ सॉरी, जी डैश सी, जी डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जी डैश था किसके बराबर, पी के बराबर, तो पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फॉर सम सी बिलोंग्स टू ओपन ज़ीरो वन, मतलब पी वाले पॉलिनोमियल का आपको रूट मिल गया उसके अंदर, ज़ीरो वन के अंदर। मैम हम्म, हमें तो सिर्फ एक ही रूट ढूंढना था ना, क्लोज जीरो वन से क्लोज जीरो से क्लोज वन तक, तो वन और जीरो तो ये रूट्स हो गए ना। हाँ क्लोज इंटरवल दे रखा है। क्लोज नहीं दे रखा है इंटरवल, तो बात तो सही है। नहीं मैम, हमें तो क्लोज इंटरवल में पी का रूट फाइंड करना है और यहाँ पे तो जी का रूट है, वन और जीरो। हाँ हाँ ठीक है, पी का रूट इंश्योर कहाँ हो रहा है, या तो जी के रूट्स आए हैं। पी का रूट की श्योरिटी तो यहीं से मिल रही है कि किसी ओपन इंटरवल में पी ज़ीरो दे रहा है किसी पॉइंट पे। यस मैम, समझ गए। ठीक है, थर्ड कैसे करोगे फिर, मैं इसका और एक बार इंटीग्रेशन कर दूंगा। सेकंड मतलब ट्रू है, ठीक है, सेकंड इज ट्रू। हाँ, अगर सेकंड वाले का ही एक बार इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो थर्ड वाला बनेगा, पर मैम मतलब जी का। थर्ड क्या वो मतलब वो सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा बिल्कुल, यहाँ पे n प्लस टू आएगा। नहीं नहीं, वो वाला तो है मैम, थर्ड को एक बार इंटीग्रेशन कर देने पर वो सेकंड को एक बार इंटीग्रेशन कर देने पर थर्ड आ जाएगा मैम। हम्म, पर अगर उसमें रोल्स थ्योरम अगर लगाए तब तो मैम जीएक्स यहाँ पर जो है उसका बारे में पता चलेगा, पर पीएक्स को बारे में कैसे पता चलेगा मैम? ये जो निकल के आएगा इसको कुछ नाम दोगे आप, पीचेक्स दे दो मैम। जैसे हम डबल इंटीग्रेशन पी के इसको एच एक्स नाम दे देंगे कुछ, ठीक है, एच ज़ीरो ज़ीरो है और एच वन भी ज़ीरो है, और एच डैश एट ज़ीरो क्या आएगा, ठीक है, एच ज़ीरो ज़ीरो है, एच वन भी ज़ीरो है ना, एच एक्स पॉलिनोमियल क्या बनेगी, ए नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए वन
एक्स क्यूब बाय 2 3 कुछ ऐसी बनेगी शायद, प्लस ए एन एक्स की एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 एन प्लस 2, कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, +2/2 ठीक है। ये 0 पे 0 है, दिख रहा है, ये 1 पे 0 है, ये गिवन है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एच डैश एक्स, हम उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसका डेरिवेटिव बनेगा ए नॉट, कुछ एक्स की टर्म्स में बचेगा ना, ए नॉट एक्स प्लस एच ए डेक्स वन एक्स स्क्वायर बाय 2। एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स होगा ना। हाँ, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स होगा, और प्लस ए एन एक्स की एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, ये बचेगा, ये जी ऑफ एक्स ही है। तो आपको साफ साफ पता ही है कि ये 0 पे 0 देगा, एच डैश 0 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हमें नहीं पता कि ये 1 पे 0 देगा कि नहीं देगा, हमें नहीं पता कि एच डैश 1 इज 0 और नॉट, ये बात हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, एच डैश 0 इज 0, तो उस बात को यहाँ इस्तेमाल कर लिया हमने कि एच डैश 0 इज 0, वही बात मैंने लिख ली है। अब इन तीनों को इस्तेमाल करके आपको इजीली मिल जाएगा कि एच डबल डैश किसी पॉइंट पे 0 आ रहा है, मतलब कि फिर से वही जनरलाइज रोल्स थ्योरम वाला तरीका अगर हम लगाएं तो यहाँ पे 0 पड़ा है, यहाँ पे 1 है, 0 पे 0 है और 1 पे 0 है, तो 0 और 1 के बीच में क्या मिलेगा, एक कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा सी। इस सी पर क्या होगा, एच डैश सी 0 होगा। अब एच डैश 0 भी 0 बोल रखा है, इस पर एच डैश 0 0 है, तो 0 और सी के बीच में क्या होगा, एच डैश का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी इन दोनों के बीच में आपको कोई ना कोई बी पॉइंट मिल जाएगा जिस पर डबल डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, बी बिलोंग्स टू ओपन 0 1, इस केस में आप लिख सकते हो ओपन 0 सी से बिलोंग करेगा और वो ओपन 0 1 का ही पार्ट है। ठीक है, रोल्स थ्योरम 2 बार अप्लाई होगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 2 बार यस मैम। मैं बता रहे हैं। यस मैम, क्लियर। पहली बार हमने अप्लाई की, कहाँ गया वो, एच एक्स के लिए 0 पर 0 था ये फंक्शन एच एक्स, सॉरी एच डैश एक्स, एच डैश एक्स नहीं एच ऑफ एक्स, ये 0 पे 0 था और 1 पे भी 0 था, तो इनके बीच में कोई ना कोई सी मिला होगा जिस पर इसका डेरिवेटिव 0 हुआ होगा। यहाँ तक ठीक है, एच 0 0 यस मैम। एच 1 भी 0 दे रखा था। अब एक और बात साथ में आई है हमारे पास कि एच डैश 0 इज 0, हमें एडिशनली क्या पता है, एच डैश 0 इज 0, मतलब इस 0 पर एक और बात लिखी जा सकती है, एच डैश 0 इज इक्वल टू 0। अब सी और 0 को हमें देखना है, 0 पर एच डैश 0 0 है और एच डैश सी भी 0 है, तो रोल्स थ्योरम क्या करेगी, अप्लाई कर दी जाएगी इन पे। ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बार बार अप्लाई कर सकते हैं रोल्स थ्योरम। तो हाँ 0 और सी मैम। के बीच में हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई सी डैश या कोई ना कोई कुछ भी पॉइंट मिलेगा जिस पर एच डैश का डेरिवेटिव यानी एच इज डबल डबल डैश डैश सी डैश इक्वल इक्वल टू टू 0 0 होगा। होगा। ये सी डैश अच्छा। बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 सी, ठीक है, विच इज अ सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1, मैंने ऐसे करके लिखा था, तो अल्टीमेटली सी डैश 0 1 ओपन इंटरवल से ही आ रहा होगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम बड़ी हाँ मैम, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। लगाते जाओ रोल थ्योरम लगाते जाओ। हम्म, और भी कुछ दिया था, हाँ मैम, वो जो corollary है ना, f of a is equal to f of b is equal to f dash a is equal to f dash डबल dash a is equal to 0 कैसे हो रहा है, मतलब क्यों होगा ये।
एफ डबल डैश ए, मैम if ये a सब from जीरो दे R, रखा है, तो इससे क्या इम्प्लाई होगा कि एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू जीरो। नहीं मैम, there exists C belongs, हाँ, हाँ वही मतलब सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that f triple dash c is equal to जीरो। ये लगा लो कि f डिफाइंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ, अच्छा नेक्स्ट मंथ हम कोई टेस्ट रखते हैं, जितना सिलेबस हो गया उसका मैम। अभी आप लोग कुछ पूरा रिवाइज पूरा करना। रियल और लीनियर ले लो। हाँ, ये भी करा जा सकता है, पूरा रियल ले ले। एक रियल का अलग से करते हैं और एक लीनियर का अलग से, ठीक है। ओके मैम। तो पहले रियल का करते हैं, लगभग 10 के बाद होगा ये टेस्ट, 10 नवंबर के बाद। वो तो बहुत देर है मैम। बहुत देर नहीं है, उसी के थोड़े गैप में विद इन अ वीक लीनियर का भी हो जाएगा, तो दोनों की तैयारी करनी शुरू कर दो, ऐसा नहीं हाँ, है कि बहुत वो तो टाइम है। ठीक है मैम। वो दोनों हो जाने पर मैम एक टेस्ट होगा जिसमें दोनों आएगा। नहीं, अभी दो ही टेस्ट होंगे, एक लीनियर का अलग से और एक रियल का अलग से, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है उसके बाद मैं ठीक ले है। सकती हूँ मैम पहले रियल होगा ना? पहले रियल होगा, ये पहले लीनियर लूँ, चलो पहले रियल ही लेते हैं। तो तब तक जितना रियल का सिलेबस हो गया होगा सीक्वेंस सीरीज मिला के सबका टेस्ट होगा, और ठीक है, तो करते रहो तैयारी। हाँ, कोशिश करते हैं नेक्स्ट मंथ में जल्दी जल्दी सिलेबस करें। बताओ इसके बारे में बताओ, मैम रियल और किस दिन लगेगा? रियल में और कितने दिन लगेंगे? यस मैम। एक वीक तो आराम से लगेगा। पहले एक यही वीक में सोच, कंप्लीट हो जाएगा? एक वीक कम से कम लगेगा, एक वीक से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक वीक में करा दिया जाए, मतलब 8-9 ठीक है दिन मैम। में कंप्लीट हो जाए, मतलब कम अपना पूरा। मैम रीमैन इंटीग्रेशन भी हो जाएगा? रीमैन इंटीग्रेशन को अभी मैं छोड़ के चल रही हूँ, क्योंकि मैं उसको साथ में लास्ट में कराऊंगी इंटीग्रल कैलकुलस के साथ, ओके मैम। ठीक है। उसमें क्लासेस वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है अभी, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक नहीं है जो जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते हो। टॉपिक कराना तो मेरे को ज़रूर है, मेरे को तो ईजी लगता है वो टॉपिक, उसमें कि ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं करनी, ठीक है। मैं हो सकता है इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी छोड़ने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा करा ही देती हूँ, काफ़ी वेटेज होती है उसकी, उसको मैं लास्ट में रख कराने की सोच रही थी, पहले ग्रुप थ्योरी कराने की, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगे, फ्लो में हो जाएगा, तो उसको कर ही लेंगे हम। बाकी 1-2 दिन में क्लासेस को मैं रेगुलर भी करने वाली हूँ, जैसे 2 हमारी होती थी उसी तरीके से। अभी कल तो शायद यही रहेगा टाइम, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी 7 बजे का ही, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। बताओ, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ज़ीरो है ए पर और बी पर, ठीक है। तो मैम एफ डैश सी मिल जाएगा? हाँ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वजह से हमें कोई ना कोई सी मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ठीक है। और मैम गिवन है कि एफ डैश टी इज इक्वल टू 0, तो फिर लगाएंगे रूल। और एफ डैश ए और एफ डबल डैश ए भी ज़ीरो है, तो एफ डैश ए इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए पहले देखते हैं, एफ डैश ए ज़ीरो दे रखा है, एफ डैश सी ज़ीरो आ चुका है, तो इनके लिए कोई ना कोई मिड में इनके पॉइंट मिलेगा, कॉल इट सी डैश, C1 बोल देते हैं, C1, जिस पर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, क्योंकि ये और ये ज़ीरो है, तो इनका डेरिवेटिव इनके मिड पॉइंट पे ज़ीरो होगा, मिड पॉइंट मतलब बीच के किसी पॉइंट पे, तो ये मिल जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात कह रखी है, डबल डैश ए भी ज़ीरो है, मतलब एफ डबल डैश, अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ, एफ डबल डैश ए भी ज़ीरो है,
एफ डबल डैश ए भी ज़ीरो है, एफ डबल डैश C1 भी ज़ीरो है, तो इनके बीच में हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई C2 मिल जाएगा जिस पर ट्रिपल डैश फंक्शन का ज़ीरो होगा। ठीक है, यस मैम। तो ये बात ट्रू हो जाएगी। तो ये भी रोल्स थ्योरम की एक कोरोलरी है जिसकी एप्लीकेशन आपने देख ली। इसके जो साथ में थी वो हमने देख ही ली थी लास्ट क्लास में। उसके अलावा हमने क्या देखा था, मैम जनरलाइज जो था, जनरलाइज्ड वे था, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तक अगर सेकंड डेरिवेटिव तक ज़ीरो की बात कर रखी, सेकंड डेरिवेटिव ए पॉइंट पर ज़ीरो होगा, तो उसका थर्ड डेरिवेटिव बीच के किसी पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव तक बात की गई होती सिमिलर स्टेप्स में, nth डेरिवेटिव एट ए ज़ीरो, तो रिजल्टेंट क्या होता कि n+1th डेरिवेटिव किसी न किसी बीच के पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता। राइट, जनरलाइज कर दिया इसको। बताओ। हाँ मैम ठीक है। ठीक है, एक दो बातें और डिस्कस करते हैं, फिर एक बार असाइनमेंट पे आएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर f, ज़रा याद दिलाओ, f क्लोज्ड इंटरवल टू r, क्लोज्ड इंटरवल a b टू r डिफाइंड है, तो उसके साथ क्या होता है, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल प्लस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल बस इतना ही है। इसका रिजल्ट क्या हमें मिलता है, इसका रिजल्ट ये मिलता है कि कोई ना कोई c मिल जाता है हमें ओपन इंटरवल ए बी से, जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी इस वाली लाइन के स्लोप के बराबर होता है, जो ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है। सी पॉइंट का जो स्लोप होता है वो ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन के बराबर होता है। जैसे कि हमने देखा था, कुछ इस तरीके का फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, तो इस लाइन के बराबर, इस लाइन के पैरेलल, ये कौन सी लाइन है, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन, इस लाइन के पैरेलल स्लोप की एक लाइन मिलेगी आपको किसी न किसी कर्व के पॉइंट पे। तो जैसे कि यहाँ मिल रही है, हमें दिख रहा है, तो ये एफ डैश सी है, किसी सी पॉइंट पे आपको ये मिल रहा है, और ये ए और बी को जोड़ने वाली वो लाइन है, तो इससे आपको ये मिल रहा है, ये इस लाइन का स्लोप हो गया, ये एफ डैश सी लाइन का स्लोप हो गया। ठीक है, तो किसी न किसी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस पैरेलल आपको मिलने वाली हैं बीच में। मीन वैल्यू थ्योरम बस इतना कहती है। हालांकि जो इसका प्रूफ है आप देख सकते हो किसी भी बुक में, इसका जो प्रूफ है रोल्स थ्योरम की ही हेल्प से किया गया है, क्योंकि रोल्स थ्योरम पहले आई थी, ये बाद में आई थी। पर इसमें एक बात है कि अगर इसी थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने वाली कंडीशन जोड़ दी जाए, गया, या अगर हम इसमें एक कंडीशन जोड़ देते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यहाँ से हमें क्या मिलता, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाता ना, दैट इज रोल्स थ्योरम। तो ये जब थ्योरम आई गई, इसको जब प्रूव किया गया, तो ये रोल्स थ्योरम से भी ज़्यादा जनरलाइज्ड हो गई। ठीक है, यस मैम। ठीक है, हमने इसके अलावा क्या बातें की थी इसमें, कि अगर कोई फंक्शन इंटरवल टू आर डिफाइंड है, यहीं पे हमने क्लास को एंड किया था परसों, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन दैट इंटरवल, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी होगा फंक्शन उस इंटरवल पे, राइट, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ये दे रखा था। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे ज़ीरो है, तो यहाँ से हमने निकाला था कि एफ इज़ कांस्टेंट ऑन आई।
फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है कि फंक्शन उस इंटरवल पे कांस्टेंट होगा। कैसे देखा था हमने इसको? मैम ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है। हाँ, ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है अगर फंक्शन इंटरवल पे डिफाइंड है तो। कोई काउंटर है आपके पास इसका? नहीं काउंटर तो नहीं है मैम, बट मैंने सुना कि ये मतलब इफ एंड ओनली इफ का केस नहीं है। अगर फंक्शन काउंट्स मतलब कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं उसका डेरिवेटिव 0 हो। हाँ, अभी हम उस पर बात करेंगे, जो आपको डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अधूरी बात है जो आप बोल रहे हो, उसको कंप्लीट अभी हम करेंगे। तो इसका हमने कैसे देखा था मीन वैल्यू थ्योरम से? मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन आई पे डिफरेंशिएबल है, मान लो हमारा कोई फंक्शन जो था वो इस डोमेन पे डिफाइंड था, डोमेन हमारी क्लोज्ड इंटरवल ए बी थी, तो क्या होता है यहाँ से एफ डैश सी मिलता कोई ना कोई जिसका ये होता। एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती? By Lagrange's mean value theorem, there exists some C belongs to open interval AB by LMBT such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A. ठीक है, तो यहाँ से f डैश x इज 0 फॉर, ये हर C के लिए 0 होना था पहली बात तो। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखते तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल मिलता है ना यहाँ से। क्योंकि जो गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। गिवन क्या है? एफ डैश एक्स इज 0, तो इस एफ डैश सी की जगह आप 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए मिल जाएगा इक्वल। और ये हर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के लिए होगा, क्योंकि ए और बी आप अपने सहूलियत के हिसाब से छोटे करते जाओ, इंटरवल को छोटा कर दो, फिर भी LMBT होल्ड करेगी। मान लो हमने इसका कोई सब इंटरवल लिया होता a प्लस एप्सिलन b माइनस एप्सिलन, उसके लिए सेम कंडीशन होल्ड होती। मतलब उसके लिए क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एप्सिलन। तो ये जो है, ये कंडीशन जो है ये फॉर ऑल ए बी होल्ड होगी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, इंटरवल के अंदर के कोई भी 2 पॉइंट्स हो उसके लिए, क्योंकि इंटरवल से हम कोई भी सब इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं। ए बी का कोई भी सब इंटरवल लेते हैं, उसके अंदर फिर से डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और डेरिवेटिव 0 होने से एंड पॉइंट पे सेम वैल्यू देता। तो ये हर एक ए बी के लिए किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन जो हर 2 वैल्यूज, हर 2 कांस्टेंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, वो फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन केवल और केवल कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन बन जाता। अब बात ये आती है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सॉरी, एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूं मैं, क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है डोमेन में? यस मैम। पॉइंट पे नहीं है। है मैम। मैम डेरिवेटिव तो 0 है। क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है? नो मैम। तो फिर गड़बड़ कहाँ आई? मैम सिंगल इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है, ये यूनियन ऑफ इंटरवल्स है। ये यूनियन ऑफ इंटरवल्स पे डिफाइंड है फंक्शन। अगर ये इंटरवल पे डिफाइंड होता है, यहाँ तक यूनियन ऑफ इंटरवल्स मैंने लिया, अगर ये इंटरवल पे डिफाइंड होता तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता, इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट बन जाता।
ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि एफ डैश इज इक्वल टू 0 है, बट एफ इज नॉन कांस्टेंट। ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। ये ऐसे पॉइंट्स है जिन पे 2 दे रहा है और ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिन पे 3 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर जनरलाइज्ड बात की जाए ना, तो ऐसा होता है एफ डैश 0 होने से क्या होता है, अब एफ डैश एक्स अगर 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, then this implies f is constant on each connected component of domain। connected component से आप मतलब समझते हो, उस डोमेन के कुछ डिसकनेक्टेड हिस्से हो सकते हैं, जैसे ए बी यूनियन सी डी। डोमेन के अंदर ये दो हिस्से हो सकते हैं, इसमें ए बी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, अपने आप में कनेक्टेड है, सी डी अपने आप में कनेक्टेड है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसको, इन दोनों को अलग अलग क्या बोला जाता है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो जनरलाइज रिजल्ट की बात की जाए तो डेरिवेटिव 0 होने से हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि फंक्शन इज कांस्टेंट ऑन ईच कनेक्टेड कंपोनेंट। इस पे कोई के वैल्यू दे रहा होगा, इस पे कोई के डैश वैल्यू दे रहा होगा, दे माइट नॉट बी इक्वल, लेकिन एक कनेक्टेड कंपोनेंट पे बात की जाए तो वह वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। इस पे बात की जाए तो इसके लिए अलग से कांस्टेंट होगी। ठीक है, ठीक है, हजम हो गई बात। यस मैम। यस मैम। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ऐसे फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है किसी डोमेन पे, तो क्या वो कांस्टेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे, येस और नो। एफ डैश इज इक्वल टू 0 ऑन डोमेन, उस फंक्शन के डोमेन पे डेरिवेटिव 0 है, तो एफ इज़ कनेक्टेड, सॉरी, एफ इज़ कांस्टेंट और नॉट, ट्रू और फॉल्स। एफ इज़ कांस्टेंट बोल दिया अगर, फॉल्स। फॉल्स है, इन जनरल फॉल्स है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है फंक्शन का, कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे कांस्टेंट होना ज़रूरी है। कनेक्टेड कंपोनेंट क्लियर हुआ सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और बात है यहाँ से जिसको हम बहुत देखते हैं आए हैं अभी तक, एफ आई टू आर फंक्शन है इंटरवल टू आर एंड एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, प्लस साथ में डिफरेंशिएबल मतलब आई पे ही बात कर रखी है, प्लस साथ में एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। This is true if and only if f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to I। ये जानते हो ना आप ये बात, इसको यूज करते हो हमेशा। यस मैम। तो आज इसको मीन वैल्यू थ्योरम से थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं इसका। अगर f मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या फिर अगर मैं ऐसे ले लूँ, लेट f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f डैश x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट y अप्रोचिंग टू x, f ऑफ y माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय y माइनस x। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डजेंट मैटर, एक जनरल सा कुछ भी डेरिवेटिव ले लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से डिफाइन कर लो। क्या एफ डैश एक्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो यहाँ पे पड़ा होता है उसी के डेरिवेटिव की बात हो रही होती है। ये कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए दिमाग में कि कहीं ये एफ डैश वाई तो नहीं है, नहीं एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा,
तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो आप कह रहे हो कि ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा ना कि अगर लिमिटिंग वैल्यू, किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो वो फंक्शन नॉन नेगेटिव ही होगा। सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि नॉन नेगेटिव सीक्वेंस, अगर फंक्शन या सीक्वेंस, फंक्शन के केस में भी सेम होता है, फंक्शन या सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है तो लिमिटिंग वैल्यू जिस पे वो लिमिट अप्रोच करेगी वो भी नॉन नेगेटिव होगी। और अगर लिमिटिंग वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो फंक्शनल वैल्यू, मतलब ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये भी नॉन नेगेटिव होगा। तो लिमिट नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा वो भी नॉन नेगेटिव रहा होगा, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव अगर होती कोई टर्म तो ये कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो नंबर पे अप्रोच नहीं कर सकता था। एंड दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ f of y minus f of x greater than equal to 0, and this is true if and only if f of y is greater than equal to f of x। ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं फॉर y is greater than equal to x। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही आ गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाएगा इससे ये। ठीक है, अभी इसकी दूसरी बात भी हम करते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोन की बात, वहाँ पे क्या होगा। मोनोटोन में तो सिंपल सी बात है मैम करना। मैम अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट नॉन नेगेटिव है तो मतलब वो सीक्वेंस भी नॉन नेगेटिव होगा। हाँ, सीक्वेंस भी नॉन नेगेटिव होगा, या फंक्शंस की बात हो रही है, फंक्शन भी नॉन नेगेटिव होगा। मैम अगर ऐसे सीक्वेंस लिया जाए जो -1 कुछ फाइनाइट टर्म तक, उसके बाद 1 1 1, तो मैम ये तो नॉन नेगेटिव में कन्वर्ज करेगा, लेकिन हाँ, मतलब सीक्वेंस कुछ फाइनाइट टर्म्स के लिए कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, पर यहाँ जैसे फंक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और साथ में हम ये भी मान के चल रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। फाइनाइट के केस में तो हो ही सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन तो हम ला ही सकते हैं, वो तो फाइनाइट टर्म्स को कहीं यूज करा दो। मैम हम्म अगर सीक्वेंस -1/n ले लें तो कन्वर्जिंग टू तो 0 ही हो जाएगा, मतलब अच्छा ठीक है, यहाँ नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। पर नॉन वही बात हो नेगेटिव, जाएगी। नेगेटिव कैन कन्वर्ज टू 0 और पॉजिटिव भी 0 को कन्वर्ज कर सकती है। नॉन नेगेटिव भी मतलब ये सब 0 को तो सारे ही कन्वर्ज कर सकते हैं, खैर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन वाला आइडिया लगेगा। और अगर लिमिट नॉन नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब रहा होगा। 0 वाले केस में तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कह सकते हैं। नहीं, एक सेकंड रुको, देखो फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू x एक बार लेके चलो। फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू x ये चीज़ क्या आएगी डिनोमिनेटर में, ये चीज़ क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। मैम गेटर इक्वल टू तो ले नहीं सकते, ग्रेटर देन ले सकते हैं। इक्वल टू केस में तो हाँ, इक्वल हाँ, टू नहीं ले जी हो सकते, जाएगा। पर ग्रेटर देन इक्वल टू मान के चलो तो ये चीज़ क्या आएगी, प्लस आएगी ना। ग्रेटर देन के केस में ये चीज़ क्या आने वाली है। इक्वल टू में तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के केस में जब दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है फंक्शन की, तो उस केस में तो 0 ही आना है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है। उस केस में ट्रिवियली आपको डेरिवेटिव डिफाइन नहीं करना है, उस केस में तो 0 ही आना है। दो पॉइंट्स हैं जिस पर वैल्यू सेम है तो उस पॉइंट पर चेंज
क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब y इज ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स का साइन तो प्लस रहेगा। ठीक है, इस बात को यूज करना है कि y माइनस एक्स का साइन तो प्लस रहेगा, और ये कंप्लीटली ये जो टर्म बनाई है इसका साइन नॉन नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का साइन भी नॉन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में तो हमें पता है। इसको इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा करेक्ट है। हाँ मैम। डिनोमिनेटर हमें पता है, सॉरी डिनोमिनेटर हमें पता है, न्यूमरेटर का नहीं पता हमें। पूरे पे कंडीशन दे रखी है वो नॉन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स भी नॉन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये सारा काम तभी हो रहा है जब वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। हर जगह लिख सकते हो फॉर ऑल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, फॉर ऑल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, यस मैम। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में सेम चीज़ लगाएंगे तो क्या क्या चेंज होगा देखना। एफ डैश एक्स, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, इफ़ एंड ओनली इफ लेके चले और ये बातें प्रूव कर दी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर सिमिलरली हम ये काम करें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए कर रहे होते काम, तो क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलते। ठीक है, उसके लिए हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करना होता है। यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलते। y माइनस एक्स अभी भी हम पॉजिटिव साइन का लेके चलते, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे साइन में क्या होता, ये चीज़ लेस देन इक्वल टू 0 आती, फिर आगे ये चीज़ लेस देन इक्वल टू 0 आती, फिर आगे ये साइन लेस देन इक्वल टू 0 आता, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के लिए एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाता फंक्शन। यस मैम। तो सिमिलर प्रूफ उसके लिए भी हो जाएगा। बताओ ये प्रूफ क्लियर है तो डिक्रीजिंग का तो हो ही जाएगा क्लियर। यस मैम। ठीक है, एक बार स्ट्रिक्टली पे आते हैं और उसमें देखते हैं एक बार। मिनट। अगर एफ आई डू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक सेकेंड, ये कहाँ गई स्टेटमेंट। जैसे एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, उससे पहले स्टेटमेंट देखने से पहले आप ये फंक्शन लो, एक सेकेंड रुकना, जस्ट एक कैलकुलेशन कर लूँ मैं। ठीक है, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ज़रा देखो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ग्राफिकली Yes, देखा ma'am. जाए। हाँ,
हाँ मैम। यस मैम। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है क्या? एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हम 0 पे 0 आता है। जीरो पे जीरो आता है। एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इम्प्लाइज एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो। एक्चुअली नो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पर इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3x² ज़ीरो पे ज़ीरो आता है, मतलब एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। मतलब अगर डेरिवेटिव की बात की जाए तो वो नॉन नेगेटिव आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट डेरिवेटिव इज़ नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसे एग्जाम्पल है? इस टाइप के एग्जाम्पल में अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर या किसी सब इंटरवल पे ज़ीरो बन रहा है तो फिर वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेटिव पॉजिटिव को इम्प्लाई नहीं करेगा, यानी कि एक तरफ से इम्प्लीकेशन होगा। मतलब इफ़ एफ डैश इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन दिस इम्प्लाइज कि एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब एफ आई टू आर डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बढ़िया। अगर एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है देन एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो चीज़ आप कैसे देख सकते हो? एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी लिमिट y approaching to x f of y minus f of x divided by y minus x, this is greater than 0। ठीक है, तो फिर से वही y ग्रेटर देन x लेके चले हम, तो नीचे वाला साइन पॉजिटिव है। एक सेकेंड, तो यहाँ से f ऑफ y माइनस f ऑफ x विल हैव टू बी ग्रेटर, f ऑफ y माइनस f ऑफ x विल हैव टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, हम वापस नहीं जा सकते वहाँ से, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ मतलब एफ डैश ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये आ जाएगा, ये आ गया तो आपको पता है y माइनस एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है f ऑफ y माइनस f ऑफ x दैट विल हैव टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ y ग्रेटर देन f ऑफ x आ जाएगा। लेकिन अगर f ऑफ y ग्रेटर देन f ऑफ x है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। f ऑफ y इज़ ग्रेटर देन, कन्वर्स अगर बात करें कन्वर्सली, इफ़ f ऑफ y इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x तो f ऑफ y माइनस f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स कर सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑल y ग्रेटर देन x में बात कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, तो लिमिट लिमिट लगाने से ये इक्वल टू हो जाता है ना, ग्रेटर इक्वल लिमिट टू। लगाने से ये इक्वल टू भी हो सकता है। लिमिट y अप्रोचिंग टू x लगाने से वही फिर सीक्वेंस वाला कंसेप्ट आता है कि लिमिट लगाने से ये पॉजिटिव रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नॉन नेगेटिव भी आ सकता है। सॉरी, यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे, नीचे लगाती हूँ मैं लिमिट। लिमिट y अप्रोचिंग टू x f ऑफ y, जैसे कि इसका कोई एग्जाम्पल अगर सोचा जाए तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा ढूंढने से। दिस विल हैव टू बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसकी नो गारंटी। साइन एक्स बाय एक्स वाला सोचो एक बार, ज़ीरो पे उसकी लिमिट, इस लिमिट के पॉजिटिव होने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि फंक्शन अगर हम ये डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल, मोनोटोनिसिटी की मैं बात नहीं करी, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा फंक्शन हो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, क्या साइन एक्स वाला फंक्शन या एक्स वाला फंक्शन कभी ज़ीरो होता है? ज़ीरो ओपन 0 1 में? नो मैम। नो मैम। नहीं सॉरी, ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, ये तो 1 लिमिट दे रहा है। कुछ और सोचो, कोई और फंक्शन 0 लिमिट देने वाला हो किसी पॉइंट पे। मैम x into sin 1 by x। x इंटू साइन 1 बाय एक्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और अगर हम इसको ओपन इंटरवल में ही डिफाइन कर दें कोई दिक्कत नहीं है।
ज़ीरो पे डिफाइन हो ना हो डजेंट मैटर। इस फंक्शन की सारी 0 से 1 में जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सभी पॉजिटिव आने वाली है, लेकिन जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 0 है बट इसकी हर एक टर्म पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टर्म्स होने का मतलब ये नहीं कि लिमिट भी पॉजिटिव ही आएगी, या नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कि लिमिट भी नेगेटिव ही आएगी। सेम चीज़ जो ऊपर लिखी गई है, या ये जो एग्जांपल है इस टाइप का, ये आप यूज़ कर सकते हो सेम मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। पहला प्रूफ का पार्ट क्या कहता है कि अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 है तब तो पक्की बात है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा फंक्शन। दूसरे पार्ट में हमने ये दिखाया कि कन्वर्स ट्रू होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उस टाइप के फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस बात को जनरलाइज किया जाए तो इस रिजल्ट को जनरलाइज कैसे करें, फिर कहाँ प्रॉब्लम आएगी कहाँ नहीं आएगी उस बात को कैसे समझें। इस रिजल्ट को अगर जनरलाइज किया जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, इफ़ एफ आई टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है then f is strictly increasing on I if and only if f dash x is greater than equal to 0 and f dash x is non-zero for any subinterval I of I of positive length। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने से, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने से डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव और डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव होने से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की गारंटी कब मिलेगी, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो रहेगा उस इंटरवल के किसी भी सब इंटरवल के अंदर। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बात से रिलेट होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या गड़बड़ करता है, 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है ना, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव भी 0 है, इसका डबल डेरिवेटिव भी 0 है, याद है। कुछ मैक्सिमा मिनिमा की जो पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा नहीं होते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, खैर उसको हम आगे मैक्सिमा मिनिमा में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट प्रॉब्लम क्यों करता है, एक्स इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखा जाए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x², तो हमें पता है ये 0 आएगा ऑन एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये 0 आएगा किस पे, किसी भी इंटरवल पे अगर हम बात की करें माइनस एप्सिलन टू एप्सिलन, पॉजिटिव लेंथ के सब इंटरवल पे ये 0 बन रहा है ना, माइनस एप्सिलन टू एप्सिलन, इस इंटरवल के अंदर ये 0 बनेगा। पर मैम नॉट इक्वल टू 0 कहाँ तो आपने थ्योरम में, हाँ मतलब किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात अगर हम कर लें कि ये x इज इक्वल टू 0 पे 0 बन रहा है और वहाँ पे कंडीशन ये लगाई गई है कि फंक्शन नॉन ज़ीरो ही रहना चाहिए, उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो ही रहना चाहिए, कोई भी सब इंटरवल लिया जाए पॉजिटिव लेंथ का, मतलब कोई भी सब इंटरवल इसका माना जाए उसके अंदर ये हमेशा डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो ही दे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट पे भी अगर 0 आ रहा है तो गड़बड़ करेगा ना। ठीक है, ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता जिसका डेरिवेटिव एक पॉइंट पे भी 0 आए। लेकिन मैम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है, एक्स क्यूब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट इस फंक्शन में प्रॉब्लम ये आई कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं था। एफ डैश एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी
स्क्रॉल डाउन कीजिए। एफ को एक सेकेंड -1 to 1 में ऐसे डिफाइन कर लो, -1 to 1 2r, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर आप 0 को इंक्लूड करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, उसके अलावा बात करोगे तो फिर इफ एंड ओनली इफ है रिजल्ट। मैम ये आपने जो डिफाइन किया -1 to 1 r x क्यूब, मैम उसमें मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हो रहा है, तो वो ये इम्प्लाई करेगा इफ डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0, वो भी हो रहा है। एंड मतलब एंड के बाद जो कहा वो तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये फंक्शन उसी का तो काउंटर है, जो बात ऊपर की गई है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको इम्प्लाई कब करेगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इम्प्लाई कब करेगा? यहाँ पे इक्वल हटा भी सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है। तो डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इम्प्लाइज डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, वो कब इम्प्लाई करेगा? जब फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी सब इंटरवल पे नॉन नेगेटिव आए, डोमेन के किसी भी सब इंटरवल पे वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो मैम जैसे ये कि एंड के बाद जो है वो कंडीशन है। हाँ, वो कंडीशन है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो ऊपर वाला रिजल्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे कि गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है उसको अगर हम देखें, इस फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन अगर देखें ग्राफिकली, तो अगर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, ये कोई भी C1 C2 पॉइंट्स ले लेते हैं, इस इंटरवल के अंदर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है ना। यस मैम। लेकिन मैम वो तो स्ट्रेटली इंक्रीजिंग नहीं था। एक मिनट चलो इस फंक्शन को अभी छोड़ते हैं, ये एग्जांपल यहां से समझ लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब से, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है 0 पे, बट अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे थे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है इस फंक्शन को? प्रॉब्लम सिर्फ इस बात में है कि इसका डेरिवेटिव किसी भी सब इंटरवल पे, पॉजिटिव लेंथ के सब इंटरवल पे नॉन जीरो होना चाहिए। बस वही बात है कि नॉन जीरो ही होना चाहिए सब इंटरवल पे इसका डेरिवेटिव, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इसका हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो बस इसको समझने के लिए समझ लो, इस जो ये थ्योरम है, जो ये रिजल्ट है, बात वही कह रहा है कि घुमा फिरा के वही बात हो गई कि एफ डैश एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए किसी भी सब इंटरवल पे, ठीक है। नहीं आया समझ? आ गया हाँ मैम। ठीक है। सब इंटरवल मतलब क्या है मैम? सब इंटरवल मतलब आई का कोई भी सब इंटरवल लिया जाए, फंक्शन का डेरिवेटिव उस पर नॉन ज़ीरो रहना चाहिए। मैम हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे मतलब 0 दे रहा है, मतलब 0 के नेबरहुड में ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 0 की नेबरहुड में ये नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन ज़ीरो होना पॉजिटिव। चाहिए। हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए, या नॉन पॉजिटिव नहीं, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बस इतनी बात।
वो तो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो डिपेंड करेगा ना इंटरवल कैसा ले रहे हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड वाला लोगे इस फंक्शन के केस में, एक्स क्यूब वाले फंक्शन के केस में लेफ्ट साइड का लोगे तो वो तो चेंज उसमें पॉजिटिव है, और राइट साइड का लोगे तो हाँ ठीक है इसमें तो चेंज पॉजिटिव ही है। ठीक है, एफ डैश की बात हो रही है, एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो। हाँ तो एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो आ सकता है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे इक्वल टू ज़ीरो होगा तो किसी न किसी सब इंटरवल में ज़ीरो होगा, बस वही बात है, सब इंटरवल से उसको रिलेट कर दिया। किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर डोमेन को 0 से 1 ओपन इंटरवल ले लिया जाए तो यह थ्योरम होल्ड कर जाएगा। तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। तब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्रॉब्लम नहीं करेगा क्रिएट। ठीक है, तब इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होल्ड करेगा इसके लिए। पर मैम अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तब एफ डैश नॉट इक्वल टू 0 ये क्यों लिखा है, ये समझ में नहीं आया मैम। ये फिर यहाँ पे इसीलिए लिखा था ना, एफ डैश एक्स इज नॉन नेगेटिव और इसके साथ नॉन जीरो भी लगा दिया। ये कंप्लीट ऐसे लिखा था, एफ डैश एक्स इज, ये मैंने बाद में हटाया था, एफ डैश एक्स इज नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो भी होना चाहिए। अच्छा मैम। ये है रिजल्ट कंप्लीट। ये एफ डैश एक्स नॉन नेगेटिव हो और वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। ठीक है मैम। तो बस ये वही है, जनरल सी वही बात कर रखी कि ज़ीरो होगा तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जो एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे। ठीक है, और ये रिजल्ट सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ऐसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किसको इम्प्लाई कर रहा है। तो इन जनरल अगर पूछा जाए, जो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर इन जनरल पूछा जाए तो डेरिवेटिव अगर नॉन ज़ीरो हो रहा है तो वो कभी, मतलब एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है तो वो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इम्प्लाई करेगा। मतलब जनरली एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट कन्वर्स नॉट ट्रू। समझने वाली बात यही है। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नीड नॉट इम्प्लाई एफ डैश इज ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। अब आगे बात करते हैं। आई होप क्लियर होगा, ना क्लियर हो तो मुझे बताना कल। हाँ मैम क्लियर। ये थोड़ा और हम बताएंगे आपको। तो एक होती है डार्बॉक्स थ्योरम जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस डार्बॉक्स थ्योरम करके अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, जो एक दो चार चीज़ें रह जाएंगी, वैसे तो अभी इसमें रह गया 2 लेक्चर का काम, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और अभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर 5 है जो टिप्स वाले असाइनमेंट में, ठीक है मैम। डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 5 है फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो उसको डिस्कस करते हैं अभी। डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहती है? सिंपल सा अगर हमें लॉजिक समझना है इस थ्योरम के पीछे, डार्बॉक्स थ्योरम या आईवीपी भी बोला जाता है, मतलब डार्बॉक्स से निकल के ही आईवीपी आई है। मतलब डार्बॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं तो ये होती है कि अगर फंक्शन ए बी टू आर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एंड एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कुछ पुराना पुराना लग रहा है देख के? ये काम हम किसके लिए करते थे? एफ के लिए करते थे ना,
लोकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, एक पॉइंट ऊपर आ रहा है फंक्शन का, एक पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ये एक बार कम से कम एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा, 2-3 बार भी कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम भी कर सकता है। लेकिन वहां पे तो एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए था। वो एफ के लिए होता था, अभी एफ डैश के लिए थ्योरम आई है। अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो क्यों करेगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। मैम एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ टेस्ट कंटिन्यूअस है, ये तो हम कह नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। उसका कॉन्टिन्यूस होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूस हो या ना हो फिर भी वो ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वाली बात सेटिस्फाई करेगा। और अभी हम इसको जनरलाइज भी कर देंगे, इस रिजल्ट को, इसको डार्बॉक्स थ्योरम बोला जाता है, इसको जनरलाइज कर देंगे, उसको बोला जाएगा आईवीपी थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैम हम्म। अगर f डिफरेंशिएबल है तो f को कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे? नहीं, मैम एफ तो कंटिन्यूअस होगा, एफ डैश तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ डैश कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, हाँ वही मतलब। अच्छा ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्या था, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, इस वक्त मेरे याद नहीं आ रहा, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। एक्स स्क्वायर साइन 1/x कुछ ऐसे ही था शायद, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए 0। चेक करके देखना है, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वो फंक्शन बन जाएगा, और वो फंक्शन जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, पर उसकी कॉन्टिन्यूटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम देखेंगे। डेरिवेटिव हमेशा इंटरमीडिएट वैल्यू हो प्रॉपर्टी गया करता है। हम्म। मैम, कंटिन्यूअस तो हो रहा है 2x। नहीं, कहाँ कॉन्टिन्यूस हो रहा है, चेक करो 0 पे, हाँ हाँ मैम, कंटिन्यूअस नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ ठीक है मैम। प्राची, समझ में, एग्जाम्पल समझ में आ गया, चेक कर लेना इसका डेरिवेटिव निकाल के, तब तक हम प्रूफ देखते हैं। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमें क्या लेना चाहिए, देखो हम क्या करते हैं, एफ डैश ए और एफ डैश भी अपोजिट साइंस के हैं, तो हम क्या करें, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मान लें। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस सपोज एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0, मूड चेंज हो गया मेरा, एफ डैश ए इज लेस देन 0 एंड एफ डैश बी इज ग्रेटर देन 0, राइट, ये मान सकते हैं हम। अब तक सही काम चल रहा है। एफ डैश ए लेस देन 0 का क्या मतलब है कि फंक्शन क्या होगा, एफ डैश ग्रेटर देन 0 मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश लेस देन 0 मतलब क्या, लेकिन वो फॉर उस ऑल पॉइंट, एक ही है ना। फॉर ऑल नहीं होगा, लेकिन उस पॉइंट की नेबरहुड में, अगर मैं कह रही हूँ कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन में चेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, ए पॉइंट की नेबरहुड में। अगर मैं बी पे कह दूं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन का डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे एफ डैश ए लेस देन 0 है, सॉरी, तो इस टाइप से घट रहा होगा फंक्शन, तो ए की नेबरहुड में क्या होगा, एफ डैश ए लेस देन 0, बी की नेबरहुड में कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा फंक्शन। तो नेबरहुड देखो ये कैसे एक काम ऐसे करेगी, नेबरहुड मिल जाएगा हम्म, जिसके लिए वो होगा। एक नेबरहुड मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, वो वाली बातें, सच दैट कैसी नेबरहुड मिलेगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से ए प्लस डेल 1। अब ये नेबरहुड मैंने ए से आगे ही क्यों प्रोसीड करा, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी वंस हम प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। ए की लेफ्ट साइड की भी नेबरहुड में भी सेम बात होगी, चाहे लेफ्ट साइड की नेबरहुड हो चाहे राइट साइड की नेबरहुड हो, दोनों में यही बात होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ए में हमें राइट साइड में हमने क्यों बढ़ाया, लेफ्ट साइड में तो इसकी नेबरहुड है भी नहीं ना, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए से आगे आगे ही डिफाइंड है ना, ए और ए से आगे आगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है ना, ए से पीछे कहाँ ही जाओगे, तो ए से आगे ही जाना पड़ेगा ना। यस मैम। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस नेबरहुड के अंदर x अगर इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x का और a का क्या रिलेशन है, x a से बड़ा हो जाएगा, हाँ और फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो क्या होगा,
एफ ऑफ f of a is greater less than than f of x. एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए. देखो, दिस इम्प्लाइज दिस. एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है, साइन को एकदम पलट देता है, राइट? Yes, ma'am. इस पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. और इधर क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, इधर हम b से आगे तो जा नहीं सकते, तो b से पीछे पीछे हमें थोड़ा सा इंटरवल बनाना होगा. तो यहाँ पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा सच दैट, वो अच्छी सी लैंग्वेज में आप एक लाइन लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल टू से b, मतलब b से पीछे पीछे वाले पॉइंट्स के लिए क्या होगा. अब देखो x मैक्सिमम पॉइंट इस इंटरवल का b है और x इस इंटरवल में है, तो ऑब्वियसली x लेस देन b होगा. ये लाइन मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ ताकि हमें समझ में आए. b तो है ही नहीं खैर इस इंटरवल में, लेकिन b से हर एक पॉइंट छोटा है इस इंटरवल का, तो वो इस इंटरवल का हर एक पॉइंट x से रिप्रेजेंट हो रहा है. इसका मतलब x इज़ लेस देन b, हमेशा x लेस देन b होगा. और फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है b के आसपास. तो ये जो साइन है इसको सेम रखिएगा ना, x लेस देन y, f ऑफ x लेस देन f ऑफ y होगा. एक इक्वेशन 1 ये बन जाएगी, इसको आप 2 नाम दे सकते हो, राइट? पहली इक्वेशन में फंक्शन f ऑफ x, मतलब f ऑफ x पर f ऑफ a से छोटी वैल्यू ले रहा है, और यहाँ भी f ऑफ x f ऑफ b से छोटी वैल्यू ले रहा है. अब एक बात करते हैं कि फंक्शन f जो था, f is differentiable on this. This implies f is continuous on this. ठीक है, continuous function. एक सेकेंड. हाँ, क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल था ना फंक्शन. बाकी एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ, रुकना जरा. कॉन्टिन्यूस फंक्शन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टिन्यूस है उसके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होगी. और हमने क्या कहा था, बाउंडेड. हाँ, बाउंडेड हो जाएगा फंक्शन और अटेन भी करेगा अपने अपने बाउंड्स बाउंड्स को. को अटेन करेगा. एग्जैक्टली, बस उसी बात को हमें यूज करना है यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड. तो कोई ना कोई सुप्रीमम या इन्फीमम को अटेन करेगा ये, मतलब इसका अब बाउंड्स क्या होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम. सुप्रीमम इन्फीमम होंगे, उनको अटेन करेगा ये. यानी अगर स्मॉल m को लिया जाए इसका इन्फीमम, तो ये उसको अटेन कर लेगा. डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, जो मैं बता रही हूँ ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल पे ही आएगा. तो मतलब अब ये लेट बोला जाए कि स्मॉल f इज द इन्फीमम ऑफ f ऑफ x ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, तो ठीक है आपके लिए. और ये फंक्शन इस Yes, ma'am. इन्फीमम को अटेन करेगा. इस फंक्शन के पास इन्फीमम भी होगा, बाउंड्स भी होंगे और बाउंड्स को अटेन भी करेगा. ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे. और हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे कि उस इंटरवल पे ये इन्फीमम जो होगा उसको अटेन करेगा. मतलब m इज इक्वल टू f ऑफ c होगा फॉर सम c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल. बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि c ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा. क्यों मैम, क्योंकि अगर हम a मान लेते हैं c को थोड़ी देर के लिए, तो हमारा f ऑफ c f ऑफ a के इक्वल हो जाएगा, और f ऑफ a क्या हो जाएगा, इन्फीमम. और ऊपर तो हमने कहा था कि हमारे हाँ. f ऑफ x जो है वो f ऑफ a से छोटे हैं, इन्फीमम में तो ऐसे हो नहीं सकता. हमने देखा था कि f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ x है और f ऑफ b भी ग्रेटर देन f ऑफ x है. मतलब कई सारी x की ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए f ऑफ a और f ऑफ b f ऑफ x से बड़ा है. तो इन्फीमम की खास बात क्या होती है, अगर हम इसको इन्फीमम बोल रहे हैं c को,
एफ ऑफ सी को इन्फीमम बोल रहे हैं, तो इन्फीमम कहता है कि एफ ऑफ सी शुड बी लेस देन इक्वल टू एवरी एक्स वैल्यू, मतलब एफ ऑफ सी हमेशा एफ ऑफ एक्स से छोटा या बराबर रहना चाहिए। फंक्शनल वैल्यू कोई भी हो उससे छोटा या बराबर होना चाहिए इन्फीमम। और अगर हमने माना कि c इज इक्वल टू ए हो जाएगा, c इज इक्वल टू ए होने से क्या होगा, इधर ध्यान दो, c इज इक्वल टू ए होने से क्या होगा, एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर c इज इक्वल टू बी हुआ तो एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ऊपर हमने क्या लिया था बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से ये आ रहा था, इक्वेशन 2 से ये आ रहा था, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। बिल्कुल मैम उल्टी बात कर रखी है हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। मैम सी तो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी के इक्वल होगा कैसे? वही तो कह रही हूँ कि क्यों बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से, उसका प्रूफ हम देख रहे हैं। यहाँ अगर मैं क्लोज लिख लूँ तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, क्लोज लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं बट c इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड c इज़ नॉट इक्वल टू b। इसका रीज़न दिया है मैंने यहाँ पे कि क्यों a और b के बराबर नहीं होगा, जैसा प्राची ने भी बताया। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर बराबर हुआ तो ये कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, बट 1 और 2 कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हमेशा इसको। इन्फीमम के बारे में आप जानते हो ना, इन्फीमम वैल्यू हमेशा हर एक जो भी फंक्शनल वैल्यू है इससे छोटी या बराबर होती है। तो अगर इन्फीमम हुआ एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए फिर तो, लेकिन अगर सी और ए बराबर हो गए, सी ए के बराबर हुआ तो एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। पर ऊपर आप यहाँ देखो क्या कह रहे थे कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए इक्वेशन 1 में, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ तो फिर सेकंड इक्वेशन से कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ वही बात है उसमें। ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब क्या है कि C विल बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो अब हमें यहाँ से क्या समझ में आया, बस अब हमें एक बात करनी है कि C तो ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, M इज इक्वल टू एफ ऑफ सी हो रहा है। इसके बाद हम एक बात अगर प्रूव कर दें, हम C को क्या प्रूव करना चाहते थे, सॉरी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम आ चुका है हमारे पास, और ये एम इन्फीमम है। हम लेके क्या आना चाहते थे, हमें बार बार उसे देखना चाहिए। हम लेके क्या आना चाहते हैं, हम लेके आना चाहते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, हम ये लेके आना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ एफ ऑफ सी की बात की है, डेरिवेटिव की बात नहीं की है। ठीक है, अभी मैं क्लेम करती हूँ कि इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, क्लेम एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, एक बार इस पे ध्यान दो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है, उसका किसी इंटरवल में सपोज कि मैक्सिमा है उसका इस टाइप का, फंक्शन का इस तरीके का मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है ना। अपने मिनिमा पे फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट याद है, फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं। यहाँ एक्स पॉइंट ऑफ इन्फीमा होगा, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होगा, यहाँ से एक्सट्रीमा पॉइंट्स निकल के आते हैं। या तो एक्स पे मिनिमा लेगा फंक्शन या मैक्सिमा लेगा, जैसे ऊपर मैक्सिमा ले रहा है नीचे मिनिमा ले रहा है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो एफ ऑफ सी है ना वो इस टाइप का है जो मिनिमा दे। ठीक है, ये सब बातें आप उसमें जब रिलेट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के ये सब चीज़ें चेक करोगे मैक्सिमम मिनिमा, तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। जिसको पहले से जिसने पढ़ रखी है उसको तो क्लियर ही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने इन्फीमम जिस पॉइंट पे फंक्शन इन्फीमम अटेन कर रहा था उसी पे डेरिवेटिव उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको इक्वल टू ज़ीरो दिखाने के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, इसको अगर हम मान लें कि एफ डैश सी लेस देन ज़ीरो होगा, हम ये दिखाएंगे कि एफ डैश सी ना तो लेस देन ज़ीरो होगा और ना ही ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर हम मान लें कि एफ डैश सी लेस देन ज़ीरो होगा तो इससे हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक इंटरवल मिलेगा सी माइनस डेल सी प्लस डेल। एफ डैश सी लेस देन ज़ीरो मतलब सी के ऊपर जो चेंज आ रहा है फंक्शन में, क्या आ रहा है वो, सी के ऊपर चेंज कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग।
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टाइप का। तो x ग्रेटर देन c के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन c के लिए अगर बात की जाए तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन f ऑफ c, राइट? यस यस मैम, बट एफ ऑफ सी तो हाँ, f ऑफ c तो समझ गए, f ऑफ c तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम f ऑफ c या तो हर वैल्यू बराबर हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, कुछ ऐसा हो सकता है। f ऑफ c बड़ा नहीं हो सकता, वो तो इन्फीमम था ना। f ऑफ c क्या था, f ऑफ c तो इक्वल टू m था, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन तो ऊपर मिल गया। अगर फॉर ऑल x लेस देन c बात की जाए तो f ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन f ऑफ c। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे तो मैंने आपको ब्रॉडन करके ये दिखा दिया। इस इंटरवल को अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन ला के दिखानी है तो सपोज ऐसा करना होता है, c से c प्लस डेल। पर कोई बात नहीं, अगर इंटरवल के पॉइंट्स इधर वाले पॉइंट्स के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, और यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ हमें चेंज देखना है ना। एक तरफ हमने चेंज देखा तो उससे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें तो दोनों साइड चेंज की बात करनी पड़ेगी ना। उस साइड चेंज की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश सी लेस देन 0 नहीं हो सकता, राइट? किसी को प्रॉब्लम हो रही है प्रूफ समझने में? सिंपल प्रूफ है, सिंपल लॉजिक्स के साथ, दो चार स्टेप्स का। सिमिलरली अगर बात की जाए, इसका मतलब देखो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई पहले केस में, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश सी लेस देन 0 नहीं होगा। सिमिलरली क्या होगा, सेम चीज करोगे आप तो उधर भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। ये बात आप खुद करोगे, प्रूव कर लोगे इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो लेस देन 0 है ना वो ग्रेटर देन 0 है। तो इन दोनों बातों से क्या निकल के आएगा कि एफ डैश सी, चाहे इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, 3 और 4 से एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये सब बातें क्यों हुई, कैसे हुई, इसका इंट्यूशन देने के लिए मैंने आपको ये ग्राफ बताए थे, और इस केस में ये ग्राफ ऐसा है। ये सारा क्वेश्चन इन्फीमम से क्यों हो गया, दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर मैं सुप्रीमम लेता तो, सुप्रीमम लेती तो देखो, अगर हमें ये क्वेश्चन इस सेंस में करना है जो मैं शुरुआत में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये लेके चली थी ना, एफ डैश ए लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, इसकी जगह आपको उल्टा मान के चलना पड़ेगा। अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 हुआ और एफ डैश बी लेस देन 0 हुआ, तब आपको सुप्रीमम से क्वेश्चन करना होगा, सुप्रीमम का यूज करके। ठीक है मैम। बताओ निर्माल्या, नींद आ गई क्या? यस मैम, ठीक है। यस मैम, नहीं नहीं मैम, नींद नहीं है। अच्छा अच्छा, इसको देख लेना प्रूफ अच्छे से, ठीक है? एकता ज्ञानेश देख लेना, हाँ मैम। और जहाँ पे भी दिक्कत आए उसको बताना, ठीक है? इसके बाद जो मेन Yes, ma'am. थ्योरम काम आएगी, प्रूफ मैंने इसलिए करा दिया कि अच्छे लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है प्रूफ, तो कर लेना अच्छा था। अब अगली थ्योरम कहती है कि मतलब हमने एफ डैश के बारे में तो ये देख लिया कि अगर एफ डैश ए ऊपर पड़ा होगा, एफ डैश बी नीचे पड़ा होगा, तो उनके बीच में एफ डैश सी आएगा जो इक्वल टू 0 होगा। मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स वाली बात जो हम एफ के लिए करते थे, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो वो बात हम एफ डैश के लिए भी कर सकते हैं अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स, ये 2 लाइन का प्रूफ बन जाता है ऊपर वाला प्रूफ करने के बाद। ये क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल
on a closed interval AB and f dash A is not equal to f dash B and K is a number lying between f dash A and f dash B. Then there exists at least one point such that point C belongs to open AB such that f dash C is equal to K. स्टेटमेंट देखो, अगर फंक्शन डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल पे और एफ डैश ए और एफ डैश बी बराबर नहीं है, बराबर हो जाएंगे तो उनके बीच में पॉइंट कैसे लाई करेगा? इन्होंने इसीलिए कह रखा है कि ये बराबर नहीं है और के उनके बीच का कोई नंबर है, मतलब एफ डैश ए यहाँ पड़ा है, अगर एफ डैश बी यहाँ पड़ा है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया मैंने कि एफ डैश ए छोटा एफ डैश बी से, इनके बीच में कोई के पड़ा है, तो ये के कहाँ से अटेन हो रहा होगा? इसकी कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिल रही होगी इधर एफ सी नाम की, सॉरी एफ डैश सी नाम की, क्योंकि एफ डैश में हम सारा काम कर रहे हैं, और वो एफ डैश सी नाम की सी नाम की, मतलब सी एक इसकी प्री इमेज होगी जिस पे अगर हम एफ डैश अप्लाई करें तो हमें के मिल जाए, और ये सी कहाँ पे लाई कर रहा होगा? ए और बी के बीच में, सिंपल ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। ये सब कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है एफ डैश के लिए, कुछ नई बात लिखी है इस स्टेटमेंट में, बिल्कुल एफ डैश के लिए आईवीपी की बात की गई है। अब आईवीपी कोई नई चीज तो नहीं लगती आपको? हाँ नो मैम। ठीक है, आज रिस्पॉन्स कम आ रहा है सबका। इसका प्रूफ कैसे किया जाए, हमें क्या दिखाना है? एफ मैम डैश, हाँ मैम कोई फंक्शन अगर लिया जाए एफ डैश एक्स माइनस के, इसको अगर जी एक्स मान लिया जाए हाँ तो हो जाएगा अगला वाला थ्योरम से। ऐसे फंक्शन मान के चलते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के एक्स, तो यहाँ से क्या होगा? जी डैश एक्स क्या निकल के आएगा हमारा? एफ डैश एक्स माइनस के, है ना? और हम ये भी मान लेते हैं कि लेट एफ डैश ए लेस देन एफ डैश बी, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एफ डैश ए छोटा मान लो एफ डैश बी से। अगर जी डैश ए निकाला जाए तो क्या आएगा? एफ डैश ए माइनस के, और के इनके बीच का कोई नंबर था, मतलब मैंने कहा कि एफ डैश ए अगर इधर है तो के यहाँ के बीच में होगा, एफ नेगेटिव हो डैश जाएगा। यहाँ पे होगा, हाँ, तो इसका मतलब एफ डैश ए माइनस के का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी, लेस देन जीरो, और जी डैश बी का ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ये लेस देन जीरो आ जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। बताओ, बिल्कुल सिंपल काम चल रहा है यहाँ पे, ये प्रूफ सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ बस ऊपर वाली थ्योरम लगा दे। ऊपर वाली थ्योरम कहती थी कि अगर एक पॉजिटिव साइन का एक नेगेटिव साइन का है तो उनके बीच में देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा? एक पॉइंट मिलेगा C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट क्या होगा? जी डैश C 0 हो जाए, एक पॉइंट मिलेगा सच दैट जी डैश C 0 हो जाए। ठीक है, जी डैश C ऊपर जाके निकालना जरा यहाँ से इक्वेशन 1 से। जी डैश C इज इक्वल टू 0 क्या देगा हमें? कि एफ डैश C minus K। इक्वल टू के हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करके लाना था कि के की प्री इमेज मिलेगी। दिस इम्प्लाइज के हैज
प्री इमेज अंडर एफ डैश, इस फंक्शन के अंडर इसकी प्री इमेज मिल रही है। और ये जो सी है, ये सी कहाँ से बिलोंग करता था? ओपन इंटरवल ए बी से। बताओ कहीं पे डाउट लग रहा है? रिपीट करना है? ठीक है मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, आज थोड़ा थियोरेटिकल हो गया। ज़रा असाइनमेंट पे आ जाओ, अभी उसको यहीं पे छोड़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी को। मैम असाइनमेंट कितने बजे तक डिस्कस होगा? करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप लोग जल्दी कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर वो कल होगा। अभी 9 बज चुके हैं, 9:40 तक कर लेते हैं। आज तो मैंने ही लेट कर दिया। बताओ क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुको ना।